हेलो बच्चों। इस सीरीज़ में हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट डेरिवेशंस को डिस्कस करने वाले हैं। मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। एज्यूम करते हैं कि अपने पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ए एंड लेंथ एल। इस कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है। ये करंट की डायरेक्शन है। अब कंडक्टर की प्रॉपर्टी हमें पता है कि कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट करते हैं इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये ड्रिफ्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट करेंगे टू द अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एज्यूम करते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स की वीडी है। ये अपने पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन्स की। तो कुछ एजम्पशंस हैं। सबसे पहले एज्यूम करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन यूनिट वॉल्यूम n है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन यूनिट वॉल्यूम। ये अपने पास स्मॉल n है। अब इस कंडक्टर का टोटल वॉल्यूम हम लोग एरिया इंटू में लेंथ लिख सकते हैं। टोटल वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर ये अपने पास एरिया इंटू लेंथ। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंप्लीट कंडक्टर, पूरे कंडक्टर में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
एक यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू कंप्लीट टोटल वॉल्यूम। तो NaL ये अपने पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं इन द कंडक्टर। अब टोटल चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल चार्ज ऑफ द कंडक्टर ये Q इक्वल टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अपने पास टोटल चार्ज NaL एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन -E, यह हमारे पास Q मिल गया, टोटल चार्ज ऑफ द कंडक्टर। अब अपने को पता है कि चार्ज को अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराएं तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। सेम यही कॉन्सेप्ट हमें यूज़ करना है। तो इस कंडक्टर को हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दिया। ये अपने पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और ये वेलोसिटी वेक्टर के साथ कुछ एंगल बना रहा है। एंगल एज्यूम करते हैं कि यहाँ एंगल थीटा फॉर्म हो रहा है बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ फोर्स लिखेंगे, फोर्स ऑन चार्ज मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करेगा तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, और मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा, तो F इक्वल Q V क्रॉस B, ये अपने पास मैग्नेटिक फोर्स मिलता है। Q की वैल्यू पुट कर लेते हैं, -NaLe -NaLe, और इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करेंगे तो ये हो जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्रॉस प्रोडक्ट मैग्नेटिक फील्ड के साथ। अब एक बार रिलेशन याद करो बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये अपने पास I इक्वल ANE होता है। ये रिलेशन चैप्टर 3 में सबने डराइव किया होगा। अगर मैं दोनों साइड L से मल्टीप्लाई कर दूं तो इक्वेशन में कोई चेंज नहीं होगा। अब यहाँ देखें तो करंट स्केलर क्वांटिटी होता है, स्केलर हम लोग लेकर के चलते हैं, तो L को वेक्टर फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। करंट की जो डायरेक्शन होगी वही L की डायरेक्शन होगी, जो भी करंट की डायरेक्शन है वही L वेक्टर की डायरेक्शन होगी। और इलेक्ट्रॉन्स की मोशन की डायरेक्शन देखें तो करंट के अपोजिट में जा रहे हैं, मतलब L वेक्टर की अपोजिट डायरेक्शन में
इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। जो करंट की डायरेक्शन होगी उसकी अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी उसकी अपोजिट डायरेक्शन, उसमें अपना एल वेक्टर या करंट होगा। तो यहाँ पर इन जनरल हम लोग क्या लिख सकते हैं कि आई एल वेक्टर इक्वल ए एन ई एल एंड माइनस वी डी वैक्टर। इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। माइनस को पहले लिख लें तो ये आई एल वैक्टर माइनस ए एन ई एल वी डी वैक्टर मिलेगा। इस रिलेशन को यहाँ पर यूज़ करें, माइनस एन ए एल ई वी डी, इस टोटल की जगह पर अगर इस रिलेशन को यूज़ कर लें तो हमारे पास फाइनली एक्सप्रेशन क्या मिलता है, एफ वेक्टर इक्वल ये पूरा टर्म आई एल वेक्टर के इक्वल क्रॉस बी वेक्टर। तो आई एल क्रॉस बी मैग्नेटिक फोर्स मिल गया जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर को हमने मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया है, और इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, मैग्नीट्यूड आई एल बी साइन थीटा हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग रिलेशन को डराइव करते हैं। अब अगर थीटा 180 डिग्री या 0 डिग्री हो, इफ थीटा इज 0 डिग्री और 180 डिग्री, तो साइन 0 0 होता है, साइन 180 0 होता है, तो मैग्नेटिक फोर्स हमारा 0 मिल जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स अपना 0 मिलेगा। और अगर थीटा 90 डिग्री हो तो साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगा। इस कंडीशन में फोर्स अपने पास मैक्सिमम मिलता है और ये आई एल बी हो जाएगा, ये अपना मैक्सिमम फोर्स है। तो ये अपना डेरिवेशन है, इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन ए मैग्नेटिक फील्ड।
तो सबसे पहले जब एक चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड की परपेंडिकुलर या नॉर्मल प्रोजेक्ट करेंगे तो वो किस टाइप का पाथ फॉलो करने वाला है, इसके लिए रिलेशन डेराइव करेंगे। When a charged particle is projected perpendicular to uniform magnetic field, जब एक चार्ज पार्टिकल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट किया गया तो वो किस टाइप का पाथ फॉलो करने वाला है। एज्यूम करते हैं कि अपने पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रीजन है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पेज के अंदर है और कोई एक चार्ज पार्टिकल जिसका चार्ज Q है और मास इसका m, इसे वेलोसिटी v से प्रोजेक्ट किया है इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करेगा। इस कंडीशन में क्या होगा कि इस पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फोर्स लिखें तो F वेक्टर Q V क्रॉस B होता है। अब वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। वेलोसिटी देखें तो हमने x डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया, मतलब ये आई कैप इसका डायरेक्शन हो गया। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखेंगे तो ये पेज के अंदर है, मतलब ये माइनस के कैप डायरेक्शन में है। अब हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकालें तो ये आई कैप जे कैप और ये अपने पास के कैप होता है। अगर v क्रॉस b की डायरेक्शन देखेंगे तो ये अपने पास i क्रॉस माइनस के, i क्रॉस के माइनस का j होगा, तो v क्रॉस b की वैल्यू ये माइनस और माइनस प्लस j कैप मिल जाएगा। मतलब जैसे ही हमने चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया, ये चार्ज पार्टिकल डिफ्लेक्ट होगा और डिफ्लेक्ट किधर होगा, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा। और हर एक पॉइंट पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा चार्ज पार्टिकल पर, जिसकी वजह से चार्ज पार्टिकल यहाँ पर सर्कल में मूव करता है। तो यहाँ हर एक पॉइंट पर चार्ज पार्टिकल पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से ये चार्ज पार्टिकल सर्कल में मूव करेगा।
अगर हम एज्यूम करें कि इस सर्कल का रेडियस r है, सर्कल का रेडियस अपना r है, तो ये मैग्नेटिक फोर्स ये क्यू वी बी साइन 90, वी और वी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो मैग्नेटिक फोर्स अपने पास क्यू वी बी मिल रहा है। अब ये जो मैग्नेटिक फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स से बैलेंस होगा, तो यहाँ पर क्यू वी बी सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ चार्ज पार्टिकल mv² अपॉन r, तो यहाँ से रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ mv अपॉन में क्यू बी मिल जाता है। ये अपने पास रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ मिल गया। अब यहीं से हम लोग लीनियर मोमेंटम mv होता है, तो लीनियर मोमेंटम लिख सकते हैं क्यू बी आर, और इस रिलेशन के बाद हम लोग इस चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी को लिख सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv², v की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर लो और यहाँ पर पुट कर दो, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ m, v की वैल्यू देखेंगे तो क्यू बी आर अपॉन में m, इसका स्क्वायर, तो काइनेटिक एनर्जी 1/2 m क्यू² b² r² अपॉन m स्क्वायर मिल रहा है। काइनेटिक एनर्जी क्यू² b² r² अपॉन 2m, ये चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है। अब चार्ज पार्टिकल एक सर्कल में मूव कर रहा है, तो उसका टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी, ये दोनों चीज़ें हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, आर का रिलेशन अपने को याद रखना है, mv अपॉन में क्यू बी। अब चार्ज पार्टिकल सर्कल में है, तो इसके लिए v इक्वल आर ओमेगा होगा। आर की वैल्यू पुट करें तो ये एम वी अपॉन में क्यू बी और ये ओमेगा, v से v कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्यू बी अपॉन m, ये अपने पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ गया। ओमेगा 2πf के इक्वल होता है, तो क्यू बी अपॉन m, ये 2π इंटू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्यू बी अपॉन 2πm यहाँ से मिल गया, और फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल करेंगे तो अपने को टाइम पीरियड मिलेगा। तो इससे टाइम पीरियड निकाल लेंगे 2πm अपॉन क्यू बी, तो ये हमारा टाइम पीरियड आ गया जब चार्ज पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है।
इन दोनों रिलेशन को देखें तो ये रिलेशन इंडिपेंडेंट हैं आर और वी से। फ्रीक्वेंसी में देखो यहाँ आर नहीं है और वी नहीं है, सेम टाइम पीरियड में भी आर और वी नहीं है। तो एक चीज़ याद रख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड रिमेन इंडिपेंडेंट independent of R and V। तो ये R और V से इंडिपेंडेंट रहते हैं। तो फाइनली कंक्लूजन इसका याद रखोगे कि जब भी चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट करें परपेंडिकुलर टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड तो पाथ सर्कुलर होगा, इसका पाथ सर्कुलर पाथ होगा। और उसके बाद हम लोग ये रिलेशन को डेराइव करेंगे। अगर चार्ज पार्टिकल कुछ एंगल पर प्रोजेक्ट हो ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड तो उसके लिए रिलेशन क्या होना चाहिए, पाथ कैसा फॉलो करेगा, इसकी बात करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं व्हेन ए चार्ज पार्टिकल is projected at an angle theta with uniform magnetic field तो ये किस टाइप का पाथ फॉलो करने वाला है, जब एक चार्ज पार्टिकल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया गया हो। तो ये अपने पास एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस। चार्ज पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में एग्जिस्ट कर रहा है। चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड अपना एक्स डायरेक्शन में है। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। और ओरिजिन से मान लेते हैं कि कोई एक चार्ज पार्टिकल हमने प्रोजेक्ट किया एट सम एंगल थीटा। यहाँ पर कोई एक चार्ज पार्टिकल है ऑफ मास m एंड चार्ज q। ये प्रोजेक्ट किया है विद वेलोसिटी v वेक्टर और ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ कुछ एंगल थीटा फॉर्म करता है। ये अपने पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड b वेक्टर है
अब इसमें क्या करेंगे, तो सबसे पहले इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट करते हैं, वेलोसिटी वेक्टर को रिजॉल्व करेंगे। तो एक्स डायरेक्शन में एक कंपोनेंट मिलेगा, ये अपने पास वी एक्स या फिर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है ये कंपोनेंट, तो इसे हम लोग वी पैरेलल लिख सकते हैं। ये अपना वी कॉस थीटा मिल रहा है, और इस एक्सिस पर रिजॉल्व करेंगे इसके कंपोनेंट को वाई एक्सिस पर, तो हमारे पास वी वाई, अब वाई एक्स के परपेंडिकुलर है तो ये मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होगा, और ये मिल जाता है वी साइन थीटा। वी साइन थीटा। अब दोनों कंपोनेंट की वजह से अपने को मोशन देखना है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर वाई कंपोनेंट की मोशन की डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं मोशन ऑफ क्यू, क्यू ड्यू टू वी वाई और वी परपेंडिकुलर, और इसकी वैल्यू वी साइन थीटा है। अब ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर है, तो हम लोग सिंपली क्या बोलेंगे कि ये सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। तो यहाँ पर पाथ सर्कल आएगा, पाथ सर्कल आ रहा है, मीन्स मैग्नेटिक फोर्स जो लगेगा ये अपना सेंट्रीपिटल फोर्स से बैलेंस होगा। मैग्नेटिक फोर्स क्यू वी बी, और ये कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर है, तो थीटा 90, और यहाँ साइन 90 लिखेंगे, इक्वल सेंट्रीपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर अपॉन रेडियस आर। यहाँ से हम लोग सिंप्लीफाई करके क्यू बी एम वी वाई अपॉन आर लिख सकते हैं, मीन्स आर हमें एम वी वाई अपॉन क्यू बी मिल रहा है। और काइनेटिक एनर्जी के लिए रिलेशन लिखें, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी वाई का स्क्वायर, तो काइनेटिक एनर्जी वी वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पर अपने को क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2m, यह अपना काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा। इसके लिए भी हम लोग एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड को कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हमें पता है कि इस कंपोनेंट की वजह से पार्टिकल सर्कल में जा रहा है, इसका मतलब कि v आर ओमेगा के इक्वल होगा, और v की वैल्यू पुट करेंगे, ये क्यू बी आर
अपॉन एम इक्वल आर ओमेगा होगा। आर से आर कैंसिल हो गया, मीन्स एंगुलर फ्रिक्वेंसी अपना क्यू बी अपॉन में एम मिल रहा है। एंगुलर फ्रिक्वेंसी से फ्रिक्वेंसी निकाल सकते हैं, ओमेगा 2πf के इक्वल होता है। तो यहाँ पर f अपना क्यू बी अपॉन 2πm मिल जाएगा। और फ्रिक्वेंसी का रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारे पास टाइम पीरियड आएगा 2πm अपॉन क्यू बी, ये अपने पास टाइम पीरियड आ गया। तो ये रिलेशन अनचेंज्ड है, सेम है जो हमने ऊपर डराइव किया है। फ्रीक्वेंसी क्यू बी अपॉन 2πm, यहाँ फ्रीक्वेंसी क्यू बी अपॉन 2πm, टाइम पीरियड 2πm अपॉन क्यू बी, सेम टाइम पीरियड 2πm अपॉन क्यू बी। और काइनेटिक एनर्जी क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2m, यहाँ पर भी अपना सेम है। तो सर्कुलर मोशन में काइनेटिक एनर्जी, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, ये सारी चीज़ें सेम रहने वाली हैं। तो ये हमने y कंपोनेंट की वजह से मोशन देख लिया। अब x कंपोनेंट की मोशन को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये मोशन ऑफ q ड्यू टू vx इक्वल v पैरेलल और v cos थीटा। अब देखो ये कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के सेम डायरेक्शन में है, तो थीटा 0 डिग्री आएगा। थीटा 0 है तो मैग्नेटिक फोर्स निकाल लेंगे। मैग्नेटिक फोर्स लिखें तो ये Q V क्रॉस B होता है, या फिर Q V B साइन थीटा होता है। तो मैग्नेटिक फोर्स, चार्ज पार्टिकल Q, वेलोसिटी x डायरेक्शन में B, अब ये दोनों एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में हैं, तो थीटा 0 डिग्री, यहाँ साइन 0 हो गया, तो मैग्नेटिक फोर्स अपना 0 मिल रहा है। मतलब इस कंडीशन में कोई मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करने वाला नहीं है, कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। कोई भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं है। अब मैग्नेटिक फोर्स 0 है तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि मास इनटू एक्सेलरेशन 0 आना चाहिए। मास कभी 0 नहीं होता, मीन्स एक्सेलरेशन 0 आएगा। एक्सेलरेशन 0 मीन्स वेलोसिटी अपनी कांस्टेंट होगी। पार्टिकल रेस्ट पर तो था नहीं, पार्टिकल v से मूव कर रहा है, तो इसकी वेलोसिटी क्या मिलेगी, कांस्टेंट मिलेगी। एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी अपनी कांस्टेंट। तो इस तरह से चार्ज पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में कंटिन्यूसली मूव करेगा। तो इसका रिजल्ट क्या मिला कि यहाँ पर चार्ज पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में कंटिन्यूसली मूव कर रहा है, तो ये मोशन लीनियर मोशन हो गया। ये मोशन अपना लीनियर मोशन है। तो यहाँ पर हमने एक्स और वाई कंपोनेंट की मोशन को स्टडी किया है। अब दोनों को कंबाइन करते हैं। तो यहाँ हमने क्या देखा है कि एक्स कंपोनेंट की वजह से पार्टिकल लीनियरली मूव करेगा, स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, और वाई कंपोनेंट की वजह से पार्टिकल सर्कल में मूव करेगा। इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो सर्कल प्लस लीनियर, सर्कल प्लस
लीनियर, ये अपने को कंबाइंड मोशन दिखाई देने वाला है, और इस मोशन को हम लोग हेलिकल मोशन बोलेंगे। तो यहाँ पर पार्टिकल हेलिकल हेलिकल मोशन में मूव करेगा, मतलब वाई कंपोनेंट की वजह से यहाँ पार्टिकल सर्कल में जाएगा। अब एक्स कंपोनेंट एक्ट करेगा इसको लीनियरली, फिर सर्कल में वाई की वजह से, फिर एक्स की वजह से लीनियर, ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा, और इस तरह से पार्टिकल ये हेलिकल पाथ को फॉलो करेगा। तो यहाँ पर पार्टिकल हेलिकल पाथ को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ मोशन लिख सकते हैं कि पार्टिकल का मोशन कैसा है, तो ये हेलिक्स है। अब यहाँ एक टर्म को डिफाइन करते हैं। ये टर्म क्या है, तो इसे हम लोग पिच बोलेंगे। और पिच का मतलब क्या है कि एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में पार्टिकल कितना लीनियर डिस्टेंस को कवर कर रहा है। अब पार्टिकल अगर बात करें तो यहाँ से स्टार्ट किया मूव करना, और यहाँ से ये मूव करके एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करके यहाँ पर आ गया। तो ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा, इस डिस्टेंस को हम लोग पिच बोल रहे हैं। ये अपने पास पिच होता है। तो इसे हम लोग यहाँ डिफाइन कर लेंगे, पिच क्या है। टोटल डिस्टेंस कवर्ड along linear direction during one complete revolution। ये लीनियर डायरेक्शन में एक रिवॉल्यूशन के ड्यूरिंग कितना डिस्टेंस कवर करेगा, उस डिस्टेंस को हम लोग पिच बोल रहे हैं। तो हम लोग इस लीनियर डिस्टेंस को अगर x मान लें तो हम लोग इसे स्पीड इनटू में टाइम लिख सकते हैं, स्पीड x डायरेक्शन में। तो ये पिच अपने पास vx की वैल्यू देखोगे तो ये अपना v cos थीटा होता है, और टाइम पीरियड पार्टिकल का 2πm/qb, 2πm/qb। तो ये हमारे पास पिच मिल जाता है। तो ये हमने मोशन को डिस्कस किया है। जब चार्ज पार्टिकल को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करेंगे, और फिर जब चार्ज पार्टिकल को किसी एंगल पर प्रोजेक्ट किया जाएगा तो किस टाइप का पाथ ये फॉलो करने वाला है, ये हम लोगों ने डिस्कस किया है।
तो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैग्नेटिक फील्ड। On the axis of circular loop। ये अपने पास टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर लूप, और लूप में करंट फ्लो कर रहा है। तो हमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करना है। सबसे पहले एज्यूम करते हैं कि अपने पास एक सर्कुलर लूप है। ये हमने एज्यूम किया कि एक अपने पास सर्कुलर लूप है जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है। इसमें अपना करंट आई फ्लो करता है और इस लूप का रेडियस आर है। हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है ऑन इट्स एक्सिस। एक्सिस का मतलब एक लाइन, एक एक्सिस जो इसके सेंटर से पास हो रहा है। तो हमें इस एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। एज्यूम करते हैं यहाँ पर पॉइंट P है और इस पॉइंट P पर हमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करना होगा। तो किस तरह से हम लोग इसको डेराइव करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर एक छोटा सा करंट एलिमेंट लेते हैं। करंट एलिमेंट ये I और DL। इस स्मॉल करंट एलिमेंट, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड हम लोग पॉइंट P पर फाइंड आउट करेंगे। ये अपने पास R वेक्टर है। अब बायो सावर्ट लॉ को देखें तो बायो सावर्ट लॉ क्या कहता है। कि स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड dB वेक्टर ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I DL क्रॉस R अपॉन R क्यूब होता है। ये अपने पास बायो सावर्ट लॉ है इन वेक्टर फॉर्म। इसी को अगर मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखोगे तो dB म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I DL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर होता है। अब वेक्टर की एक प्रॉपर्टी है कि अगर C वेक्टर या कोई भी एक वेक्टर दो क्रॉस वेक्टर के इक्वल है
तो यहाँ जो भी वेक्टर होगा वो इंडिविजुअल वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। मीन्स हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि डी बी वेक्टर परपेंडिकुलर होगा डी एल वेक्टर के, और ये डी बी वेक्टर परपेंडिकुलर होगा आर वेक्टर के। ये डी बी वेक्टर डी एल और आर वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। मतलब यहाँ से जो अपने को स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी दैट शुड बी परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर एंड डी एल वेक्टर। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ये डी बी वेक्टर है और ये डी बी वेक्टर परपेंडिकुलर है आर वेक्टर के। इसे वाई एक्सिस एज्यूम करते हैं और इसे हम लोग एक्स एक्सिस एज्यूम करते हैं। अगर यहाँ एंगल फाई फॉर्म करे, यहाँ पर एंगल फाई मान लें, तो ये वाला एंगल 90 माइनस फाई हो जाएगा और ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो 90 में से ये 90 माइनस फाई को माइनस करेंगे तो ये एंगल बचेगा। तो ये अपने पास फाई मिलेगा। अब इस dB को रिजॉल्व कर सकते हैं, y एक्सिस पे रिजॉल्व करेंगे तो यहाँ dB cos फाई मिलेगा और x एक्सिस पर dB sin फाई मिल जाएगा। सिमेट्री देखें तो सिमेट्रिकल यहाँ पर हम लोग करंट एलिमेंट लेते हैं और इस करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। अगेन ये अपने पास R वेक्टर है, ये R वेक्टर है, तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे। सिमिलर हैं तो यहाँ पर भी अपना एंगल फाई मिलेगा। मैग्नेटिक फील्ड R वेक्टर के परपेंडिकुलर, तो ये अपना R वेक्टर के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर भी अपने पास एंगल फाई। इस dB को रिजॉल्व करेंगे तो यहाँ dB cos फाई और यहाँ dB sin फाई मिल जाएगा। अब y कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे तो dB cos फाई कैंसिल हो जाएंगे। मतलब नेट मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ x कंपोनेंट की वजह से मिल रहा है। नेट मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमें ऐसे ही छोटे छोटे पार्ट करके x डायरेक्शन की मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट को ऐड करना होगा। अब ये एक कंटिन्यूअस सिस्टम है तो हम लोग यहाँ पर सम नहीं करके इंटीग्रेशन का यूज़ करेंगे। मतलब टोटल मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास सम मिल रहा है dB sin फाई का, और ये कंटिन्यूअस सिस्टम है तो हम लोग b इंटीग्रेशन ऑफ dB sin फाई लिखेंगे। अब dB क्या है तो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, बायो-सवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ dB की वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर एंड साइन फाई। अब ये थीटा क्या है तो थीटा है एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड dl वेक्टर। आर और dl वेक्टर के बीच एंगल अपना थीटा है।
अब एंगल यहाँ देखोगे तो ये थीटा डीएल और इस आर वेक्टर के बीच का एंगल है, तो थीटा यहाँ पर 90 डिग्री मिलता है। इस एंगल को 90 डिग्री यहाँ लिख लेंगे, तो साइन 90 1 हो जाएगा। मीन्स ये हो जाएगा इंटीग्रेशन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वेयर साइन फाई। अब ये इंटीग्रेशन सिर्फ लेंथ के ऊपर अप्लाई हो रहा है, तो बाकी सारे टर्म को बाहर लिख सकते हैं। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वेयर साइन फाई और इंटीग्रेशन ऑफ डीएल। अब अगर इस लूप की टोटल लेंथ देखें, मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, तो इसका पैरामीटर होगा और पैरामीटर 2 पाई आर होता है। तो ये अपना इंटीग्रेशन ऑफ डीएल मिल गया। म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वेयर साइन फाई और ये 2 पाई आर। साइन फाई यहाँ से निकालेंगे ट्राइंगल से, ये आर है तो ये भी अपना आर होगा। साइन फाई की वैल्यू निकालें तो साइन फाई परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, मीन्स आर अपॉन में स्मॉल आर, आर अपॉन स्मॉल आर। साइन फाई की वैल्यू पुट कर लेते हैं, ये म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वेयर, यहाँ पर कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर साइन फाई की वैल्यू इंटू 2 पाई आर। हम लोग एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, डिस्टेंस एज्यूम कर लेते हैं ये एक्स है, मीन्स सेंटर से लेकर के पी तक का डिस्टेंस अपना एक्स। तो पाइथागोरस इस राइट एंगल ट्राइंगल में अप्लाई करें तो हमें आर, कैपिटल आर और एक्स के बीच रिलेशन मिल जाएगा। रिलेशन क्या होगा, तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, मीन्स आर की वैल्यू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 1/2 या स्क्वायर रूट के अंदर। यहाँ पर इस वैल्यू को सिंप्लीफाई करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई आर और ये 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई और ये हो जाएगा आर क्यूब, आर स्क्वायर इंटू आर, ये आर क्यूब हो गया। यहाँ स्मॉल आर की वैल्यू पुट करें, म्यू नॉट आई 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई और ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3 और इसकी पावर 1/2। इसे हम लोग 2 लिख सकते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड
म्यू नॉट आई आर स्क्वेयर अपॉन 2 आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की होल पावर 3/2 मिल जाएगा। ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर लूप। इसका वेरिएशन याद रख सकते हो। बी का एक्स के साथ ये वेरिएशन अपने पास कुछ इस टाइप का जाएगा। इस पॉइंट पर ये मैक्सिमम होता है, मतलब एट द सेंटर। तो ये सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड हम लोग कैलकुलेट करेंगे। यहाँ सेंटर पे एट सेंटर मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं। सेंटर का मतलब क्या है कि जो पॉइंट P है, अगर उसे हम लोग पॉइंट O पर रख दें तो x की वैल्यू 0 हो जाएगी। x 0 हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे हमें मिल जाएगा। ये म्यू नॉट आई आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2, x की वैल्यू 0 रखेंगे तो आर स्क्वेयर का होल पावर 3/2। तो ये म्यू नॉट आई आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2 आर क्यूब मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है। म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, अपने को सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड मिल गया। तो एट द सेंटर म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होता है। अब ड्यू टू आर्क लिखते हैं और सम पार्ट ऑफ द सर्कल। ड्यू टू आर्क मान लेते हैं कि अपने पास सर्कल का सेंटर है और हमारे पास ये एक पार्ट है आर्क का, विच मेक सम एंगल थीटा एट द सेंटर। सेंटर पे कुछ एंगल थीटा फॉर्म कर रहा है। ये अपने पास वायर है, इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है। करंट मान लेते हैं, करंट की डायरेक्शन अपनी कुछ ये है। तो इस कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड के लिए डायरेक्ट रिलेशन याद रख सकते हो कि अपने पास म्यू नॉट आई अपॉन 4πr इंटू थीटा मिलेगा। थीटा यहाँ पर रेडियन में होना चाहिए, थीटा रेडियन में होना चाहिए। आई होप रेडियन में रिलेशन सभी को याद होगा कि रेडियन में हम लोग एंगल कैसे निकालते हैं। तो ये अपने पास π/180 इंटू थीटा इन डिग्री। अगर थीटा डिग्री में गिवन हो तो यहाँ वैल्यू पुट करके रेडियन में इसे कन्वर्ट कर सकते हैं और वो रेडियन की वैल्यू यहाँ पर हम लोग पुट कर लेंगे तो अपने पास मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा ड्यू टू आर्क।
नेक्स्ट इसी में अगर हम लोग इस x को बहुत ज़्यादा लार्ज एज्यूम कर लें एज़ कम्पेयर टू r, तो देखो ये जो करंट कैरिंग लूप का मैग्नेटिक फील्ड मिला है ये कैसा बिहेव करता है। यहाँ लिखते हैं इफ़ x इज़ मच लार्जर देन r, अगर x की वैल्यू r से बहुत ज़्यादा बड़ी है इस कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2 आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की होल पावर 3/2 है। अब ये x बहुत ज़्यादा बड़ा है इस आर स्क्वायर के कंपैरिजन में, x बहुत ज़्यादा बड़ा है r से, तो एक्स स्क्वायर बहुत ज़्यादा बड़ा होगा आर स्क्वायर से। तो इस कंडीशन में हम लोग आर स्क्वायर को यहाँ से नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एक्स की पावर 2 और इसकी होल पावर 3/2 मिल जाएगा। इस 2 से 2 को कैंसिल कर लेंगे तो म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एक्स क्यूब, ये अपने पास मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है। अब एक टर्म है इसे हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट से डिफाइन करते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट, और मैग्नेटिक मोमेंट करंट इनटू एरिया होता है। वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो ये वेक्टर फॉर्म में हो जाएगा करंट इनटू एरिया। अब यहाँ करंट है, एरिया निकालने के लिए क्या करें, तो इसको पाई से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं। तो बी म्यू नॉट आई, पाई से ऊपर मैंने मल्टीप्लाई किया और पाई से मैंने डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये करंट इनटू एरिया मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा म्यू नॉट m अपॉन 2 पाई एक्स क्यूब। इसमें 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड कर लेते हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट होता है। तो यहाँ b की वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ये अलग हो गया और ये अपने पास 2m अपॉन एक्स क्यूब बचेगा। ये अपने पास रिलेशन मिल रहा है। इस रिलेशन को हम लोग कंपेयर करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से। अब एक बार एक्सियल लाइन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने डेराइव किया था उसके साथ कंपेयर करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सियल लाइन, तो ये हमारा 2kp अपॉन आर क्यूब मिलता है। इसी को k कांस्टेंट है तो बाहर लिख सकते हैं, ये 2p अपॉन आर क्यूब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट मिलता है। सेम अगर कंपैरिजन करें तो यहाँ पर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट है, यहाँ के कांस्टेंट है, यहाँ m मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ये p इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो सेम रिलेशन मिल रहा है अपने पास जो हमने इलेक्ट्रोस्टैट में डिस्कस किया था। इसका मतलब क्या है कि ये जो सर्कुलर कॉयल
करंट कैरी कर रहा है, एक्सिस पर हमने मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट किया है, तो ये एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जैसा बिहेव करेगा। तो यहाँ लिख लेते हैं विच मीन्स सर्कुलर लूप carrying current behaves as मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के जैसा बिहेव कर रहा है। तो ये रिलेशन हमने डराइव किया है। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसके बेस पर क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर्स कैरिंग करंट। और इसी में हम लोग 1 एम्पियर को डिफाइन भी करेंगे। सबसे पहले अज्यूम करते हैं कि अपने पास दो पैरेलल वायर्स हैं। ये वायर 1 और ये वायर 2, इसमें करंट I1 फ्लो कर रहा है और इसमें करंट I2 फ्लो कर रहा है। करंट की डायरेक्शन अज्यूम करते हैं कि दोनों में ऊपर की तरफ है। दोनों वायर्स के बिटवीन सेपरेशन है अपने पास D। अब हमें फोर्स निकालना है, तो फोर्स के लिए क्या प्रोसेस फॉलो करने वाले हैं, तो यहाँ मैं प्रोसेस लिख देता हूँ।
तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे किसी एक वायर की वजह से। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड किसी भी एक वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे और उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर दूसरा वायर आ रहा होगा, दूसरा वायर उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होगा, तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। ये प्रोसेस हम लोग फॉलो करने वाले हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड के लिए एक रूल है, लॉ है, जिसे एम्पियर सर्किटल लॉ कहते हैं, उसको यूज़ करने वाले हैं। एम्पियर सर्किटल लॉ को मैं यहीं पर डिफाइन करूँगा। एम्पियर्स सर्किटल लॉ। अब ये एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है कि अपने पास कोई भी एक करंट कैरिंग वायर है, तो हम लोग उस वायर की वजह से किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हम एक एम्पेरियन लूप को ड्रॉ कर लें उसके बेसिस पर। तो सबसे पहले एज्यूम करते हैं कि मुझे मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर फाइंड आउट करना है। ये पॉइंट कोई P है और वायर 1 से इस पॉइंट P की डिस्टेंस है D। ये डिस्टेंस अपनी गिवन है, हमने एज्यूम किया था स्टार्टिंग में। अब एक लूप बनाओ ऑफ रेडियस R एज्यूम करके। तो ये हमने एक लूप बना लिया। इस लूप को हम लोग एम्पेरियन लूप बोलेंगे। अब एम्पियर सर्किटल लॉ के अकॉर्डिंग जो मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे उसके लिए हमें लाइन इंटीग्रल लेना होगा क्लोज लूप का विद मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। तो इसे कैसे डिफाइन करेंगे कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन अराउंड ए क्लोज लूप, ये इक्वल होता है म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट पासिंग थ्रू द लूप के। ये अपने पास एम्पियर सर्किटल लॉ है, यहाँ डिफाइन कर लेते हैं। द लाइन इंटीग्रल of magnetic field induction around a closed loop is mu naught times the total current passing through the loop।
तो ये अपने पास एम्पियर सर्किटल लॉ है। अब इस लॉ का यूज़ करके मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करते हैं। अगर B और DL दोनों सेम डायरेक्शन में हों तो थीटा 0 होगा, और इस कंडीशन में हमें थीटा 0 लेना है, क्योंकि हमने ये जो लूप बनाया है उसकी डायरेक्शन हम ऐसे एज्यूम कर सकते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग, अगर मैं थंब को करंट की तरफ करूं, फिंगर को कर्ल करूंगा, तो फिंगर की डायरेक्शन भी इधर होंगी। इसका मतलब कि B और DL दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, तो थीटा अपना 0 डिग्री आएगा। मीन्स ये BDL cos 0 की वैल्यू 1 म्यू नॉट, और इस लूप से कितना करंट पास हो रहा है, तो इस लूप से टोटल करंट अपना I1 पास हो रहा है। यहाँ पर I1 लिख लेंगे। B अपने को फाइंड आउट करना है। इंटीग्रल ये सिर्फ DL पर अप्लाई हो रहा है। DL का मतलब टोटल लेंथ ऑफ द लूप। अब इसका टोटल लेंथ देखें, इसका टोटल लेंथ क्या होगा, तो ये एक सर्कल है, इसका पेरीमीटर टोटल लेंथ हो जाएगा, और पेरीमीटर हो जाएगा 2 पाई इंटू रेडियस। रेडियस यहाँ पर D है, तो 2 पाई D। तो मैग्नेटिक फील्ड हमने कैलकुलेट किया, और मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट I1 अपॉन में 2 पाई D मिल रहा है। ये अपने पास मैग्नेटिक फील्ड आ गया ड्यू टू वायर 1। ये वायर 1 की वजह से इसकी डायरेक्शन किधर होगी, तो राइट हैंड थंब रूल इसके अकॉर्डिंग पेज के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो यहाँ लिख लेंगे इनटू द पेज। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनटू द पेज है। अब मैग्नेटिक फील्ड, ये अपने पास मैग्नेटिक फील्ड मिल रहे हैं पेज के अंदर, और इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये वायर 2 प्लेस्ड है, तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। तो मैग्नेटिक फोर्स कैलकुलेट करेंगे। सिंस वायर 2 lies in magnetic field B1, तो मैग्नेटिक फोर्स F फैक्टर फोर्स करंट कैरिंग कंडक्टर पर कितना लगता है, ये हमने यहाँ पर डराइव किया हुआ है। F इक्वल IL क्रॉस B, सेम इसी रिलेशन को यहाँ लिखने वाले हैं। अब I जिस करंट को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है उसमें कितना करंट पास हो रहा है, तो ये I2 लेंथ सेकेंड वायर का, और किसकी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, तो ये B1 है। और यहाँ पर अगर थीटा देखेंगे तो करंट ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है वायर में, यहाँ देखो, तो करंट ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड पेज के अंदर है, तो ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। इसका मतलब थीटा अपना 90 डिग्री हो गया।
थीटा की वैल्यू 90 डिग्री लेंगे, B1 की वैल्यू पुट करते हैं तो फोर्स मिलेगा I2 L म्यू नॉट I1 अपॉन में 2 पाई D। इसी को और सिंपल वे में लिखते हैं तो मैग्नेटिक फोर्स म्यू नॉट I1 I2 L डिवाइडेड बाई 2 पाई D, ये अपने पास रिलेशन मिल जाता है। और फोर्स पर यूनिट लेंथ इसी रिलेशन से कैलकुलेट करेंगे। अगर हमसे फोर्स पर यूनिट लेंथ पूछा जाए तो F अपॉन में L म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाई 2 पाई D मिल जाएगा। तो यह हमारा फोर्स पर यूनिट लेंथ हो गया। अब एक बार डायरेक्शन देखते हैं कि दोनों वायर्स में अगर करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो करता है तो वायर एक दूसरे से दूर जाएंगी या पास जाएंगी। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्शन देखेंगे, मीन्स फोर्स अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव है। अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। फोर्स अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव है। तो दो वायर्स जिसमें करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ये हमने एज्यूम किया था। ये अपने पास वायर 1, ये अपने पास वायर 1 और ये अपना वायर 2, दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। वायर 1 का मैग्नेटिक फील्ड हमने पॉइंट P पर कैलकुलेट किया था और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनटू द पेज। तो B1 की डायरेक्शन माइनस के कैप मिल रहा था। फोर्स हमने फाइंड आउट किया है वायर 2 पर, और लेंथ की डायरेक्शन देखोगे इसकी तो करंट ऊपर की तरफ है, लेंथ की डायरेक्शन भी अपना वाई डायरेक्शन में। तो एल वेक्टर की डायरेक्शन ये पॉजिटिव का जे डायरेक्शन। फोर्स अपने पास वेक्टर फॉर्म में आई एल क्रॉस बी, आई एल क्रॉस बी। तो यहाँ से एल क्रॉस बी की डायरेक्शन कैलकुलेट करें तो एफ की डायरेक्शन मिल जाएगा। एफ का डायरेक्शन क्या होगा, तो एल का डायरेक्शन जे क्रॉस और बी का डायरेक्शन माइनस के। जे क्रॉस के आई होता है और नेगेटिव पहले से है तो ये हो जाएगा माइनस आई। तो माइनस आई कैप ये फोर्स का डायरेक्शन हो रहा है। मतलब ये जो सेकंड वायर है ये फर्स्ट वायर की तरफ मूव करेगा। सेम इसी तरह से अगर वायर 2 की वजह से फील्ड निकालते हैं यहाँ पर और फर्स्ट वायर पर फोर्स देखते तो ये भी अपना अट्रैक्ट होता। तो हम लोग डायरेक्टली याद रख सकते हैं कि पैरेलल करंट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। पैरेलल करंट्स क्या करेंगी, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। सेम अगर हम लोग दो वायर्स एज्यूम करें जो एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में करंट को कैरी करती हैं, ये अपने पास फर्स्ट वायर है
यह I1 है और ये अपने पास I2 है। अब इसका फील्ड यहाँ पर इनटू द पेज, फील्ड की डायरेक्शन सेम, लेकिन लेंथ की डायरेक्शन अब नेगेटिव y हो गया। तो इस कंडीशन में B1 का डायरेक्शन तो अपने पास नेगेटिव k है, लेकिन L का डायरेक्शन नेगेटिव j। तो F की डायरेक्शन अपने पास L क्रॉस B मीन्स माइनस जे कैप क्रॉस माइनस के कैप, माइनस से माइनस कट जाएगा, जे क्रॉस के आई होता है। तो यहाँ पर फोर्स की डायरेक्शन आई कैप मिलेगा, मीन्स फोर्स ऑन सेकेंड वायर ये अपने पास इस तरफ मूव करने वाला है। सेम सेकेंड वायर का फोर्स फर्स्ट पर देखोगे तो फर्स्ट वायर ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। तो अगेन याद रख सकते हैं कि एंटी पैरेलल करंट्स एक दूसरे को रिपेल करती हैं।